नेहा शाम 5 बजे से तैयार होकर बैठ गई थी। आज सैटरडे है, सुनील जल्दी आएंगे। शनिवार इतवार ये 2 दिन तो मिलते हैं कहीं जाने के लिए। 5:30 बजे सुनील घर में दाखिल होते हुए बोले, बस जल्दी से चाय पिला दो और तैयार हो जाओ। नेहा रुआंसी हो आई। उसके 1 घंटे की मशक्कत पर पानी फिर जो गया था। रोनी सूरत बनाकर बोली, क्या मैं तैयार नहीं लग रही हूँ? सुनील ने उसे गौर से देखा। सॉरी, मेरा मतलब था कोई अच्छी साड़ी पहन लो। और उन्होंने नेहा की अलमारी से लाल बॉर्डर वाली पीली कांजीवरम निकाल कर दी। यह पहनो और गले में सेट भी डाल लेना। बाप रे, इतनी भारी साड़ी! जाना कहाँ है? किस रिलेटिव के यहाँ? हाँ, रिलेटिव भी कह सकती हो। मैं जहाँ पेइंग गेस्ट था वहाँ जाना है। नेहा नए नवेले पति की बात टाल नहीं सकी और तैयार होने चली गई। साड़ी की किनारों से मैच करता मानिक वाला लॉकेट डाला और कर्णफूल भी। नेहा पूरे रास्ते सोचती रही कि क्या इस तरह सज धज कर जाना अच्छा लगेगा। कहीं वे लोग ये ना सोच रहे कि अमेरिका रौब डालने आई है। जो अपने दड़बे में एक कमरा किसी तीसरे के लिए खाली कर देते हैं, उनकी आर्थिक मजबूरी वह समझ सकती है। ऐसी जगह गहनों और कपड़ों का प्रदर्शन क्या ठीक रहेगा? उसका मन संकोच से भर उठा था। गाड़ी एक भव्य व खूबसूरत बंगले के सामने जाकर रुकी। सुंदर लॉन और फूलों से सजा बगीचा और उसके बीच खड़ी वह भव्य कोठी। नेहा को लगा आउट हाउस में वो लोग रहते होंगे, पर सुनील ने सदर दरवाजे की ही घंटी दबा दी। एक लड़के से नौकर ने दरवाजा खोला। हेलो छोटू, आंटी हैं? भीतर से आवाज आई। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। नेहा ने देखा, सुरुचिपूर्ण सजे हुए ड्राइंग रूम में अभिजात्य की प्रतिमूर्ति एक महिला बैठी स्वेटर बुन रही है। सुनील को कहना नहीं पड़ा, नेहा ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। उसका माथा चूमकर ढेर आशीर्वाद देते हुए बोली, सुनील, बड़ी सुंदर बहू लाए हो भाई। नेहा शर्म से लाल हो गई। अपना सजना संवरना उसे सार्थक हुआ लगा। तभी एक लहीम शहीम महिला कमरे में दाखिल हुई। नमस्ते बुआ जी, सुनील ने कहा तो नेहा ने भी नमस्ते कर ली। तभी आंटी ने ठहाका दिया। बुआ जी है। नेहा ने इशारा समझकर उन्हें प्रणाम तो कर लिया, पर वह उन्हें इस घर से नहीं जोड़ पा रही थी। उन्होंने 50 का नोट उसे देना चाहा तो उसने कातर दृष्टि से सुनील को देखा। आंटी बोली, ले लो, बड़ों का आशीर्वाद लौटाया नहीं करते। बुआ जी ने उसकी बलैया लेते हुए कहा, छोटू, हमें बताइन कि सुनील बाबू नई बहुरिया के संग आए हैं, तो हमें कहीं कि हम देख आइब। कैसी लगी? सुनील ने शरारत से पूछा। बहुत सुंदर है, बुआ जी बोली। आंटी से बोली, सुनील बाबू भोजन तो करही ना, कछु स्पेशल बनी का? जरूर जरूर, पहले चाय तो पिलाइए। वे भीतर चली गई तो सुनील ने कहा, बुआ जी का काम बड़ा जोरदार है। शी इज हार्ड टास्क मास्टर। किचन ऐसी मुस्तैदी से संभालती हैं कि कुछ देखना ही नहीं पड़ता। और इन्हें बहुएं रसोई में पाँव नहीं देने देती थी, सोचो। इतने में छोटू चाय ले आया। ऐसा करो, तुम इसे अपना कमरा दिखा दो, मैं किचन में देख लूं। मैं कुछ करवाऊं? नेहा ने पूछा। नहीं, अगली बार तुम्हारी मदद जरूर लूंगी, पर तब कांजीवरम मत पहनना। मैं अक्सर सूट पहनती हूँ, पर आज इन्होंने जिद की कि साड़ी पहनो। बिल्कुल ठीक किया उसने। नई बहू तो ऐसे ही अच्छी लगती है। थैंक यू सुनील, तुमने मेरा इतना मान रखा। नेहा को लगा जैसे उनकी आवाज हल्के से कांप गई हो। सुनील के साथ ऊपर आई तो चकित रह गई। घर है कि महल? 4 विशाल बेडरूम, अटैच टॉयलेट, ड्रेसिंग रूम और बालकनी के साथ। बाहर की तरफ चारों कमरों को जोड़ती हुई विशाल बालकनी, जो तरह तरह के गमलों से सुसज्जित थी। हर चीज साफ सुथरी, सुरुचिपूर्ण। यह तो 3 स्टार होटल है। मैं तो पता नहीं क्या सोच बैठी थी। ये इतना शानदार क्यों है पता है? ये आंटी के बच्चों के कमरे हैं। आंटी के बच्चे हैं? 3 हैं, 2 बेटे, दोनों यूएसए में हैं, बेटी कनाडा में है। बेटे इन्हें सपोर्ट नहीं करते क्या? अरे वे चाहे तो बच्चों को खुद सपोर्ट कर दें, अंकल इतना छोड़ गए हैं। तो फिर ये पेइंग गेस्ट? ये तो अकेलापन दूर करने का तरीका है। वह बोली, मुझे तो अचरज होता है कि आंटी इस उम्र में ये बवाल पाले हुए हैं। नहीं तो आम तौर पर तो औरतें तो ऊब जाती हैं। मेरी माँ खुद दिन में 3 बार कहती है कि इस चूल्हे चौके से मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी शायद।
दोनों स्थितियों में बहुत अंतर है। तुम्हारी माँ पर यह काम लादा हुआ है, जबकि आंटी इसे स्वेच्छा से कर रही है। दूसरे आंटी करती नहीं है, करवाती है। तुम्हारे भैया भाभी को भी अब सोचना चाहिए कि माँ की उम्र अब कष्ट करने की नहीं, सिर्फ सुपरविज़न करने की है। रसोई में हेल्पर बहुत ज़रूरी है। वही तो, इतने दिनों तक तो मैं थी, अब शायद माँ अकेले ही खटती होगी। माँ की याद आते ही नेहा का गला भर आया था। नीचे आए तो देखा आंटी मोगरे की कलियां चुन रही हैं। सोचा तुम्हारे लिए गजरा बना दूं। शुक्र है गजरे लायक तुम्हारी चोटी तो है, नहीं तो आजकल शादी के दूसरे दिन लड़कियां बाल कटा आती हैं। सुनील ने नेहा को जैसा ड्रेसअप होने को कहा था वह समझ गई कि लोग पुराने विचारों के होंगे, इसलिए उसने चोटी डाल ली थी और इस निर्णय पर उसने खुद को शाबाशी दी। वे लोग लॉन में बैठ गए थे। नेहा ने कहा, आंटी आपका घर तो सुंदर है ही, बागीचा उससे भी बढ़कर है। हाँ, यह बागीचा मेरी जान है, इसलिए जब कोठी बेचने की बात होती है तो मेरा कलेजा मुंह को आता है। अरे, इतना सुंदर घर आप बेच देंगी? हाँ, जब तब बात उठती है। बच्चे बाहर चले गए हैं तो घर एक तरह से वीरान हो ही गया था। साहब के जाने के बाद तो इतने बड़े घर में अकेले रहना एकदम नामुमकिन था। बेटों के पास चली गई तो वहाँ भी मन नहीं लगा। उतनी फास्ट लाइफ हम लोग नहीं जी सकते। पहले दोनों जाते थे तो एक दूसरे का साथ होता था, बाद में तो मैं एकदम अकेले ही पड़ गई। वे लोग मेरे लिए कितना समय निकालेंगे और कैसे निकालेंगे। फिर सोचा कि अगर अकेलापन ही भुगतना है तो अपने घर में क्यों नहीं, कम से कम यहाँ मेरी जड़ें तो हैं। उन्हीं दिनों बुआ जी मुझसे मिलने आई। बोली, सास रहते अपना ठिकाना मत बेचना, नहीं तो मेरी तरह चक्कर घिन्नी हो जाओगी। ये बुआ जी आपकी ननद है? हाँ, साहब की चचेरी बहन है। इनके पति नहीं रहे तो चारों बेटों ने खेत घर बेचकर पैसा आपस में बांट लिया। तय हुआ कि माँ बारी बारी सबके पास रहेंगी। अपनी बारी से एक दिन भी ज़्यादा कोई नहीं रखता था। 2 साल में ही हाफ गई बेचारी। बोली, यह परिक्रमा अब ना होती। मैं किसी एक के पास रहूंगी और सब लोग वहां पैसे भेजते रहना, पर हमेशा के लिए रखने को कोई तैयार नहीं है। उनकी कहानी सुनकर लगा, जब देसी बहू बेटों का यह हाल है तो विदेश में बसे बेटों से क्या उम्मीद की जाए। वहां तो बूढ़ों को घर में रखने तक का रिवाज ही नहीं। इसलिए गेस्ट हाउस शुरू किया। हाँ, यही समझ लो, अकेलापन काटने का कोई साधन तो चाहिए। आप सोशल वर्क नहीं करती? सुनील ने आंखें तरेर कर नेहा की ओर देखा। सोशल वर्क मतलब झुग्गियों में जाकर पढ़ाना? ना बाबा ना। मैं घरेलू औरत हूँ, घर बच्चे मेरी जिंदगी रही। ना कभी क्लब ज्वाइन किया, ना सत्संग में रुचि रही, और अब इस उम्र में नई आदतें नहीं डाल सकती। आंटी, मैं कह रहा था कि आंटी जो कर रही हैं वह बड़ा पुण्य कार्य है। घर से दूर रहने वालों को माँ का प्यार और घर का माहौल दे रही हैं, ये किसी सोशल वर्क से कम नहीं। और तुम लोग जो मेरे लिए कर रहे हो, इसके मुकाबले में यह कुछ भी नहीं है। तुम लोगों ने मेरे जीने का नया अर्थ दिया है, नहीं तो बच्चों की गृहस्थी में फालतू सामान की तरह पड़े पड़े अपनी ऊर्जा बर्बाद करती रहती। मैं तो अपनी बेटी को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे एक दिशा दे दी। उसका देवर किसी ट्रेनिंग में 3 महीने के लिए आया था। बिटिया ने लिखा कि अपना घर होते हुए वह बाहर रहे, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसे निमंत्रित कर लो। बेमन से मैंने हाँ की। उसे ऊपर का कमरा दे दिया। दोपहर का खाना वह फैक्ट्री में खाता था, पर सुबह का नाश्ता और रात का खाना यहीं होता था। साहब की मृत्यु के बाद मैंने रसोई में झांकना छोड़ दिया था। अब बेमन से देखना शुरू किया तो आश्चर्य है कि मुझे उसमें रस आने लगा। मैं तरह तरह के नाश्ते बनाने में जुट गई। रात का डिनर शाही होने लगा। 1-2 बार मैंने उसके मित्रों को दावत दे डाली। फिर उनमें से एक ने यहाँ रहने की इच्छा जाहिर की और सिलसिला चल पड़ा। मैंने बुआ को भी बुला लिया। यह मेरे अकेले के बस का तो था नहीं। उनके बेटों ने खुशी से भेज दिया होगा। बिल्कुल, उन्हें लगा कि चलो बला टली, पर मैंने उन्हें छोड़ा नहीं। सबसे कहा कि माँ के लिए हर महीने पैसे भेजो। मैंने उनका एक अकाउंट भी खुलवा दिया है ताकि वक्त पर काम आए। अब ननद भौजाई मजे में है। अच्छा आंटी जी, भैया लोग आएंगे तो परेशानी नहीं होगी? नेहा ने पूछा। अरे, वे लोग आते हैं कितना, और आएंगे भी तो हमारे पास कितना रहेंगे। चंद दिनों की रौनक के लिए मैं घर को स्थायी सन्नाटा तो नहीं दे सकती। बातों में वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आंटी के ड्रीम हाउस के पंछी एक एक करके लौटने लगे। तब समय का भान हुआ। सब ने सुनील और नेहा का स्वागत किया। उनको पता रहा होगा क्योंकि कोई बुके लाया था, कोई आइसक्रीम का फैमिली पैक। खाना शाही था।
इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल नेहा ने पहली बार देखी थी। आंटी ने बताया कि उनके घर में हमेशा इतनी पार्टियां होती थी कि यह मेज भी छोटी पड़ जाती थी। टेबल को सुरुचिपूर्ण ढंग से लगाया गया। सुनील और नेहा की थालियों के सामने सुंदर रंगोली भी की गई थी। खाना तो सुस्वादु था ही, और बुआ जी की स्पेशल कचौड़ी व खीर भी गजब की बनी थी। शादी के बाद नेहा कितनी जगह जा चुकी थी, पर ऐसा सहज आह्लादपूर्ण वातावरण कहीं नहीं मिला। यह घर ऐसा था कि यहाँ बार बार आने की इच्छा हो रही थी। चलते हुए आंटी ने चंदेरी साड़ी, बिछुए और चूड़ियाँ दी। उसने प्रणाम किया तो अंक में भरकर बोली, आती रहना बेटे मेरे बहुत हैं, पर बहू फिलहाल अकेली तुम ही हो। आना तो है आंटी जी, आपसे कितना कुछ सीखना जो है। रास्ते भर उसके दिमाग पर खुशनुमा माहौल तारी रहा। उसने आंटी से कहा था कि आपसे बहुत कुछ सीखना है, पर उसका मकसद खाना बनाने से नहीं था। उसे तो आंटी से जीने की कला सीखनी है। कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी एकाकी जीवन संध्या को आलोकित कर लिया। उनके अपने छूट गए हैं, पर अपनी ममता का संचित कोष लुटाकर उन्होंने फिर से एक परिवार बसा लिया। उसके रहते हुए कभी अकेली नहीं होगी।